आज़ाद के बारे में जो खास है वो ये है कि भाई जब ये फिल्म बनानी थी तो उस समय नौशाद साहब से रिक्वेस्ट किया गया, क्योंकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि उनको शूटिंग जल्दी मुकम्मल करनी थी और कुछ डेट्स का भी प्रॉब्लम था। तो दिलीप कुमार की पसंद शकील और नौशाद साहब थे, और नौशाद ने एक तो फीस ज़्यादा डिमांड की और दूसरा ये भी बताया कि भाई कम से कम 2 महीने से ज़्यादा वक्त लगेगा संगीत तैयार करने में। और श्री रामचंद्र जी को जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि आपको 1 महीने में सारे गाने मिल जाएंगे, और उन्होंने उस समय ये बात भी की कि आप नौशाद साहब को कितनी फीस दे रहे हो। इस बारे में भी बात हुई। वी डोंट वांट टू गो गेट इनटू दैट, वेरी ट्रू। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने इस फिल्म के सभी गीत विद इन अ मंथ तैयार कर दिए। एक गीत आप बस सुन चुके हैं, दूसरा है अपलम चपलम चपलाई रे, सादा ना बोले ना बोले ना बोले रे। बहुत ऐसे गीत हैं। तो एक कवाली भी है इस फिल्म में, और श्री रामचंद्र कुड डू जस्टिस इन 1 मंथ। तो श्री रामचंद्र के अंदर कैपेबिलिटी तो आपको नजर आई गई, और उनके गीतों को आपने पहले भी सुना है। उन्होंने रफ़ी साहब को सबसे पहला हिट गीत दिया था। तो एवरी म्यूजिक डायरेक्टर हैड इफेक्ट, लेकिन बात ये हो गई कि दिलीप कुमार हैड बेस्ट हिट्स फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर थी कि 4 साल में 3 फिल्म फेयर अवार्ड उनकी फिल्म को मिले हैं। दिलीप कुमार को उनको पहला अवार्ड दाग फिल्म के लिए मिला है। तो दिलीप कुमार के अंदर जो प्रतिभा है वो सिर्फ एक्टिंग के ऊपर नहीं है, उनको गानों का सपोर्ट, स्टोरी का सपोर्ट, डायरेक्टर का सपोर्ट, ये सारा साथ में था। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है ओडन खटोला। इस फिल्म के एक से बढ़कर एक गीत बिनाका में भी बजे हैं और पॉपुलर भी हैं। मेरा सलाम ले जा मोरे सैया जी उतरेंगे पार, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। है कि दिलीप कुमार उस समय के प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स की पहली पसंद थे, और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार उनकी मूवी में काम करें। हालांकि 2 और बड़े स्टार थे, बट व्हाट वाज द रीजन कि दिलीप कुमार क्यों प्रेफरेंस बने थे? तो दिलीप कुमार, उनकी जो अदायगी है उसका इफेक्ट आपको ऑन, दीदार और उड़न खटोला इसमें देखने को मिलेगा। इससे ये एक इफेक्ट बैठ गया था कि दिलीप कुमार के गाने की अदायगी, दिलीप कुमार की सोच और दिलीप कुमार का किरदार, जिस तरह उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, एक्सप्रेशन ऑन द फेस थे, वो इतना प्रभावित करते थे कि गाना तो सुपरहिट होगा ही होगा, फिल्म भी सुपर हो जाती। अमर फिल्म में भी दिलीप कुमार की 2 हीरोइन है, मधुबाला और निम्मी, और बड़े प्यारे गीत हैं। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहा गए। तो गाने तो नौशाद साहब ने बहुत बढ़िया बनाए। नौशाद साहब 1946 के बाद ही एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहे थे, और ज्यादा करके सब फिल्में दिलीप कुमार को ज्यादा मिली। दूसरों को भी मिली हैं, पर दिलीप कुमार के साथ उनका काम ज्यादा है। और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब फिल्म कोहिनूर बन रही थी तब उसमें जो गीत था मधुबन में राधिका नाचे रे, तो इट देयर वाज अ कंट्रोवर्सी कि शायद ये गाना चल नहीं पाएगा, लेकिन नौशाद साहब को, दिलीप कुमार को विश्वास था कि ऐसा गीत भी चलेगा, और इसके लिए दिलीप कुमार ने प्रिपरेशन की उसको बजाने के लिए। उंगलियां उनकी छिल गई थी, इसका सबूत था उनकी डेडिकेशन, उनका हार्ड वर्क। उन्होंने सितार बजाना सीखा, और उन्होंने इस गाने का लिप सिंक भी किया कि जैसे मोहम्मद रफी गा रहे हैं तो उनके होठ उसी तरह से हिलने चाहिए। दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। बट एक इशू, मतलब एक रीजन शायद ये भी था कि राज कपूर का अपना प्रोडक्शन हाउस था, देवानंद का भी अपना प्रोडक्शन हाउस हो गया। तो इसीलिए तो दिलीप कुमार को सब चाहते थे। तो राज कपूर और देवानंद के लिए कंपटीशन बन गया था कि हम क्या करें। तो राज कपूर ने तो अपना प्रोडक्शन हाउस 49 में ही शुरू कर दिया, और देवानंद ने 51 में बाजी के साथ शुरू किया। हालांकि उसके पहले भी उन्होंने फिल्में बनाई, लेकिन वो नहीं चली, लेकिन बाजी से उनका मुकद्दर चल रहा। और देवानंद की जो नवकेतन की प्रोडक्शंस की मूवीज थी वो ज्यादा चली, बशर्ते कि जो उन्होंने दूसरे
डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया? नहीं, देवानंद वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, तो उनकी फिल्में चली हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स की वजह से। ओके। उनके हर फिल्म का रोल दूसरी फिल्म से अलग है, एंड ही नेवर रिपीटेड हिमसेल्फ। अच्छा। ही नेवर रिपीटेड। ओके। आपने उनको बाजी में जिस तरह एक कैबरे गा रही है दिलीप, वो गीता बाली, उसमें कॉनबॉय की तरह दिखा है, जुआ खेलता है, तो वैसा उन्होंने दोबारा नहीं देखा जब तक एक गैम्बलर नहीं आई। अच्छा। तो मतलब ही हैड ए वेरी डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स फिल्म। राज कपूर आल्सो ही वांटेड टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स, लेकिन दिलीप कुमार को तो सब टेलर मेड मिला है। जिसमें बिमल रॉय ने जब दिलीप कुमार को देवदास में कास्ट किया था, तो उस फिल्म में देवदास का जो रोल किया गया है वो पहले केएल सहगल ने किया था 44 में, और दिलीप कुमार ने जब किया तो उसमें कंट्रोवर्सी ये हो गई कि वैजंती माला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, विच शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कि मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं हूँ। अच्छा। ओके। दिलीप कुमार, इन्होंने राज कपूर के साथ काम नहीं किया, और एक फिल्म है जिसमें इन्होंने देवानंद के साथ काम किया है, हीरोइन थी बीना राय, फिल्म का नाम है इंसानियत। और इसके बाद बी आर चोपड़ा फिल्म बना रहे थे नया दौर, तो बी आर चोपड़ा से कहा गया कि ये फिल्म कोई देखेगा नहीं, इट्स लुक लाइक ए डॉक्यूमेंट्री। लेकिन अशोक कुमार ने बी आर चोपड़ा को मजबूर किया कि नहीं, ये फिल्म बनाओ, और इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ मधुबाला काम कर रही थी। जब इस फिल्म की आगे बात चली तो इट वाज रिक्वायर्ड कि भाई 1 महीना से ज्यादा का काम आउटडोर शूटिंग में होगा। तो मधुबाला के घर वालों ने इनकार कर दिया कि मधुबाला नहीं जाएगी। उसकी कंट्रोवर्सी होने से वैजंती माला अंदर आ गई, उसी के साथ मधुमती भी आई थी, दिलीप कुमार और वैजंती माला, करेक्ट। हाँ। तो देवदास, मधुमती, नया दौर, इन तीनों फिल्मों में वैजंती माला और दिलीप कुमार को देखने के बाद दिलीप कुमार और वैजंती माला ने आगे चल के बहुत फिल्मों में काम किया। संघर्ष एक मुझे याद है। संघर्ष तो है ही है, और भी है। संगीना में तो नहीं, संगीना में तो नहीं। अच्छा। मुझे संघर्ष याद है। और मधुबाला के साथ दिलीप कुमार की ज्यादा फिल्में नहीं है, हालांकि दोनों का उम्मीद थी कि भाई शायद शादी भी हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। और वैजंती माला जो है वो एक हीरोइन ऐसी बन गई, इसके साथ राज कपूर, देवानंद दोनों भी काम करना पसंद करते थे। और जो खास बात है वो ये कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके गीत जब बनाए जाते हैं तो उसमें संगीतकार और प्रोड्यूसर आपस में काफी डिस्कशन होता है। तो नया दौर के लिए ओपी नैयर थे साहिर साहब के साथ, इसके बाद साहिर के साथ ओपी नैयर ने काम नहीं किया। देवदास में एस डी बर्मन और साहिर साहब थे, बिमल रॉय की डायरेक्शन थी। तो बिमल रॉय ने देवदास के बाद जब मधुमती बनाई तो वो एस डी बर्मन को लेना चाहते थे, पर एस डी बर्मन उस समय फ्री नहीं थे, तो इसके लिए एस डी बर्मन ने नाम सजाया सलील चौधरी का। और सलील चौधरी ने मधुमती में बेहतरीन संगीत दिया। आपको पता है, सुहाना सफर, दिल तड़प तड़प के, आजा रे परदेसी, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, एक गाना था जिसको बर्मन दादा ने सलील को मजबूर किया, ये गाना रफी साहब गाएंगे, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। तो सर ने भी नाम लिया मशहूर संगीतकार सलील चौधरी का, तो इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा होगा। 1957 में पिक्चर मुसाफिर की शूटिंग चल रही थी, सेट पे ब्रेक था और दिलीप कुमार जो है अपना कुर्सी पे बैठ के कुछ गुनगुना रहे थे, और सलील चौधरी वहीं बैठ के डिस्कशन कर रहे थे अपने गीतकार या डायरेक्टर से। तो उनके कानों में आवाज गई, तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का एक गाना जो है दिलीप साहब से गवाया जाएगा। तो दिलीप कुमार को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने बहुत नानुकुर की, भाई मैं सिंगर नहीं हूं, मैं एक्टर ही अच्छा, आप मुझे गाने के लिए ना कहें। एंड उनके साथ इस गाने में है थी लता मंगेशकर। तो अब ये माना जाता है कि लता मंगेशकर वाज नॉट कंफर्टेबल सिंगिंग विद दिलीप कुमार,
तो उसमें दो कारण बताए जाते हैं। पहला ये तो था कि शी वॉज नॉट कंफर्टेबल कि भाई एक एक्टर जो कि गायक नहीं है उसके साथ गाने से गाना खराब होगा, और जो है गाने के साथ साथ लता जी की जो रेपुटेशन है उस पर भी असर पड़ेगा। ये तो हुआ पहली बात। और दूसरी बात जो कही जाती है वो है कि अराउंड करीब 1947 में जब दिलीप कुमार और लता जी की मुलाकात हुई थी, तो लता जी के डिक्शन के ऊपर, उनका जो उर्दू का उच्चारण है उसके ऊपर शायद दिलीप कुमार साहब ने कुछ कमेंट किया था विच जो कि लता जी को अच्छा नहीं लगा। तो उसका जो असर ये हुआ कि उस वाक़े के बाद लता जी ने उर्दू की ट्यूशन लेनी शुरू की ताकि उनके जो शीन काफ हैं वो एकदम स्पष्ट हो जाए, एंड उसके बाद कोई कह नहीं सकता लता जी के गानों को सुन के कि उनकी उर्दू में कोई कमी रह गई। तो अब आते हैं इस गाने पे। मुसाफिर का ये गाना था लागी नहीं छूटे राम, क्लासिकल गाना। तो ये कहा जाता है कि लता जी ने जो इसके अंतरे थे एक साथ और काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके में इस तरह से गाए कि दिलीप कुमार को साथ चलने में दिक्कत हो रही थी, और उनको शायद ऐसा लगा कि लता जी जानबूझकर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रही हैं ताकि मैं उनके साथ ना गा पाऊं। तो ये बात उनको चुभ गई और परिणाम ये हुआ कि अगले 13 साल तक दोनों के बीच में बातचीत बंद रही। सो 1970 में दोनों के बीच सुलह हुई, टू द एक्सटेंट दैट इफ आई एम करेक्ट वो लता जी ने दिलीप साहब को अपना मुंह बोला भाई बनाया, क्योंकि कई फोटोग्राफ्स आप देखेंगे जिसमें कि उन्होंने लता जी ने दिलीप साहब को राखी बांधी है।